जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 43। आज अब से जो ऑनवर्ड हमारे लेक्चर है, कोड ऑफ एथिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी मैंने जो आपको ट्रेन करना था, जो आपको केस स्टडी के असूल बताने थे, वो मैंने बता दिए हैं। और अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। इस प्रैक्टिस में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है वो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। कोड ऑफ एथिक्स में कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 या 3 क्वेश्चंस आप ज़रूर करते रहें केस स्टडीज़ के, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस को आपने साथ साथ जारी रखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हो कोड ऑफ एथिक्स में। अच्छा हाँ जी, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही केस स्टडी के अंदर डिफरेंट सिचुएशन अराइज हो रही हो? यानी नॉर्मली आपने जो प्रैक्टिस की है ना, अभी उसमें ये देखा होगा कि कुछ केस स्टडीज के अगर एक से ज्यादा पार्ट्स होते भी है, जैसे 3 या 4 पार्ट्स हैं, पार्ट ए बी सी डी, तो उसमें पार्ट ए सिर्फ लॉन्ग एसोसिएशन से डील करता है, पार्ट बी सिर्फ फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप से डील करेगा, पार्ट सी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से, या पार्ट डी जो है नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज से डील करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पार्ट के अंदर मल्टीपल सिचुएशन अराइज हो रही हो? इसका जवाब है यस, हो सकता है। बल्कि आपका जो मैंने आपको बताया था ना कि रिसेंट वाले आपने अभी होल्ड करने हैं, जो 20 से ऑनवर्ड है, इनमें समटाइम ऐसा होता है कि आई कैप एक ही पार्ट के अंदर मल्टीपल सिचुएशन डिस्कस कर लेता है, लेकिन उस सूरत में उस पार्ट के मार्क्स ज्यादा होंगे। जैसे पास पेपर में कोई क्वेश्चन है, उसने 3 कैटेगरीज बनाई हुई है, टीम मेंबर्स की डिटेल भी बताई हुई है, और उस एक क्वेश्चन के अंदर वो शायद लॉन्ग एसोसिएशन और फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर बेस किया उसने, उसमें फाइनेंशियल, उस एक ही उसने कंटिन्यूस केस स्टडी के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ को इन्वॉल्व कर लिया, डिफरेंट सिचुएशन को इन्वॉल्व कर लिया। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस इन्वॉल्व हो, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा कौन सा थ्रेड क्रिएट हो रहा है, आपने उस रेलेवेंट सिचुएशन को पिक करना है और उसको सॉल्व करना है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब आपसे कुछ 2-3 चीजें डिस्कस करनी है मैंने आगे चलने से पहले। एक तो ये कि जो आपका सिलेबस है लेटेस्ट समर 23 का, जो समर 23 का सिलेबस है उसकी चेकलिस्ट मैं बना रहा था, तो उसमें मैंने पॉइंट आउट किया है कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स या स्टैंडर्ड अभी रहते हैं। तो वो चेकलिस्ट मैं भी आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, खुद भी अगर ये एक्सरसाइज करना चाहें कर कीजिएगा, बल्कि जरूर कीजिएगा इसको, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितना कंप्लीशन आपने सिलेबस कर लिया है। तो इसमें हमारा सिलेबस सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ छोटे मोटे स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने कंप्लीट वो भी करवाऊंगा, लेकिन सब्सटेंशियली सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो स्टैंडर्ड रह गए हैं वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है। छोटे छोटे स्टैंडर्ड हैं, करने ये भी हैं, लेकिन सब्सटेंशियली सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब ये चाह रहा हूँ आप रिवीजन स्टेज के ऊपर आ जाएं। ये टॉपिक्स जो रह गए हैं ये कंप्लीट मैं करवा लूँ। ये ईद के बाद मेरा प्लान है कि आप लोगों को मैंने कवर करवाने हैं, ठीक है। आज हमारी ईद से पहले आखिरी क्लास होगी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ईद के बाद होगी। तो ईद के बाद मैंने इन टॉपिक्स को करवाना है, आप नोट कर लीजिए इनको अपने पास और रिवीजन स्टेज पे आ जाए, ठीक है। रिवीजन स्टेज पे आ जाए। बल्कि ईद के दिनों में मुझे एक बड़ा और भी एज मिल जाएगा, प्लस पॉइंट मिल जाएगा। थोड़ी सी मेरी सुस्ती है कि मैं आप लोगों के टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं करवा सका ड्यूरिंग सेशन, लेकिन टेस्ट चूंकि लाजमी है और मैंने पूरा इरादा मेरा पूरा पक्का है कि टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं। ईद के दिनों में मुझे टाइम मिलेगा, ये मैं टेस्ट साथ साथ तैयार करके आपके पोर्टल पे अपलोड करता रहूंगा। तो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट साथ साथ करते रहना जब भी आपको टाइम मिले। क्लासेस से थोड़ा जब मैं रिलैक्स हो जाऊंगा ना, क्लासेस के दौरान में थोड़ा बर्डन की वजह से टाइम नहीं मिल सका मुझे, तो वो टेस्ट मैं शेयर नहीं कर सका, लेकिन अब इन दिनों में, खासतौर पे ईद के दिनों में भी आपके साथ मैं टेस्ट शेयर करता रहूंगा। तो आपने यूं समझना है कि आज के बाद से, यानी ये लेक्चर जब कंप्लीट हो गया ना, इसके बाद आपने समझना है कि आपका रिवीजन स्टेज स्टार्ट हो गई है, रिवीजन फेज में आप आ गए हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने टॉपिक्स पढ़े हैं या जो भी आपकी तरतीब हो, आपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना शुरू कर देना है। इसमें कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास होता है। अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी प्रेजेंस को थोड़ा कंसिस्टेंटली शो करूंगा, ऑफ एंड ऑन डिले आता रहा है, तो इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँगा। आपने रिवीजन स्टार्ट कर देनी है और जो प्रॉब्लम्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते रहना है, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी होगी टॉपिक्स की रिवीजन करना है, क्वेश्चन पूछना है। मेरी जिम्मेदारी होगी इस अरसे में आपके टेस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। क्लियर? अच्छा, आप ये नोट कर लीजिए कुछ स्टैंडर्ड 3 कैटेगरीज में आपको लिखवा रहा हूं। एक है, बल्कि 4 कैटेगरी। ये हमारे 4 लेक्चर प्लान हैं आगे जो होने हैं, आज का मिला के 4 है। पहले लिख लीजिए स्टैंडर्ड ISA 230, 240 और 250, ये 3 स्टैंडर्ड। 4 कॉलम बना लीजिए, किसी पेज के ऊपर 4 कॉलम बना लीजिए। उसमें लिख लें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 टॉप पे, और उसके नीचे अब ये स्टैंडर्ड आपने लिखते जाना है,
ठीक है, ये मेरा अगले 4 लेक्चर्स का प्लान है। लेक्चर 1 में यानी आज वाले लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, ISA 230, 240 और 250 कवर करेंगे। जो इसके बाद हमारा लेक्चर 2 है, इसमें होगा ISA 300, ISA 300, 320 और 450। 300, 320, 450। फिर इसके बाद है जी हमारा लेक्चर 3 में आ जाए 3410, 3420 और रिवीजन इन 4410। 34 ये शोर इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड है, वो 3400 है। 3410, 3420 और रिवीजन इन 4410। 4410 आपको याद है कौन से वाला? 4410 एग्रीड बोन प्रोसीजर वाला। ठीक है, इसकी कुछ रिवीजन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर लेक्चर 4 में है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, इसके अंदर 3 टॉपिक्स आपने लिखने हैं, ISQC 1, ISA 220 और क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क ऑफ ICAP। ये तीसरा, क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क ऑफ ICAP। एक और लिख लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस। ठीक है, और एक साथ में लिख लें ब्रैकेट में थ्योरेटिकल नोट्स ऑफ 315 एंड 330। थ्योरेटिकल नोट्स ऑफ 315, 330। अच्छा, ये वो स्टैंडर्ड है, ये बस कंप्लीट हो गया। ये स्टैंडर्ड है जो अभी यूं कह लीजिए कि हमारे पेंडिंग है। लेकिन अगर आप इनका पास पेपर का ट्रेंड देखें ना, या जो मैंने आपके साथ वो शीट शेयर की है पास पेपर की, उसमें देखें तो इन स्टैंडर्ड में वो शाज़ो नादर ही कोई क्वेश्चन पूछता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि सिलेबस है, कोई भी चीज कहीं से भी पूछ सकता है, जनरल रूल है, तो हमने कंप्लीट तो करना है, इसको कवर जरूर करेंगे। लेकिन इन स्टैंडर्ड को हम उतनी डिटेल में नहीं कवर करेंगे जितनी डिटेल में हमारे अदर स्टैंडर्ड थे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंस इनकी लेस इंपोर्टेंस है, टेस्टिंग भी कम है इसकी, तो करेंगे जरूर, लेकिन फोकस हमारा इतना ज्यादा नहीं होगा। इसमें आपको नोट्स वगैरह और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लास के दौरान में कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, तो आपने प्रैक्टिस जो है वो इनके क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। ये थी जी हमारी चेकलिस्ट सिलेबस की। इसमें 315 और 330 ये हमारा रिस्क असेसमेंट वाला टॉपिक है। आपको याद है हमने रिस्क असेसमेंट में क्वेश्चन किए थे जो, जिसमें रिस्क आइडेंटिफाई करते थे और प्रोसीजर बताते थे। ये वो वाला टॉपिक है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसने मुझे नहीं याद कि कभी 15-20 साल में भी पूछा हो, लेकिन स्टिल जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इनको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं जी। तो स्टार्ट करें। आज हमारा समझ लीजिए 4th लास्ट लेक्चर है, आखिरी जो 4 लेक्चर में आज, और इसके बाद 3 लेक्चर्स हैं जो हमने डिसाइड किया है ईद के बाद करेंगे, और उनका जो टाइमिंग वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में फिजिकल क्लास के लिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को जाहिर है पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। जो स्टैंडर्ड हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो 200 सीरीज के 3 स्टैंडर्ड है, 230, 240, 250। 230 रिलेट करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से। ये इन शॉर्ट हमें ये बताता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हुए हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। आपने देखा होगा तकरीबन हर स्टैंडर्ड में वो, जिस तरह अकाउंटिंग के तकरीबन हर स्टैंडर्ड में वो डिस्क्लोजर्स रिक्वायर कर रहा होता है उस स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन के हवाले से, उसी तरह ऑडिटिंग के भी तकरीबन हर स्टैंडर्ड में वो बता रहा होता है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर ने मेंटेन करनी है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के असूल क्या होंगे ये हमें ISA 230 में बता रहा है। फिर उसके बाद ISA 240 है। ये 240 स्टैंडर्ड है फ्रॉड का, जो हमें ये बताता है कि अगर ऑडिट के दौरान में हमें कोई फ्रॉड या रिस्क को फ्रॉड सामने है तो उस सूरत में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमें क्या करना चाहिए। इसमें 2 बड़े एरियाज हैं फ्रॉड में ISA 240 में। पहला एरिया तो ये है कि अगर कोई हमें लगे कि फ्रॉड है, रिस्क को फ्रॉड हमारे सामने आए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर सामने आए, तो क्या करना है। ठीक है, ये एक अलग कंसेप्ट। और दूसरा, अगर कंफर्म हो जाए कि फ्रॉड है, फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमने किन किन को कम्युनिकेट करना है। ये दोनों मेन कंसेप्ट है जो हम ISA 240 में स्टडी करेंगे। और फिर ISA 250 है जो रिलेट करता है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन।
नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि क्या हम एज ऑडिटर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम चेक करें हमारे क्लाइंट ने लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस की है कि नहीं, कितनी तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो क्लाइंट पे अप्लाई होती हैं और क्लाइंट ने उन रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस की है या नहीं, ये हम चेक करेंगे, ये हम देखेंगे ISA 250 में। और अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड तो 3 कवर करने हैं, लेकिन रेलिवेंट एग्जाम इंपोर्टेंस के लिहाज से मैं थोड़ा सा इनकी तरतीब चेंज करके पहले ISA 240 कवर करवा रहा हूं, जो कि रिलेट करता है फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अच्छा, इसको आपने रीड कर लेना है, मैं इसके मेन कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर लेता हूं जो एग्जाम में वो टेस्ट कर सकता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको लेके जाना चाह रहा हूं जल्दी। सबसे पहले इस स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे फ्रॉड क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रॉड क्या है, रिस्पांसिबिलिटीज मैनेजमेंट की क्या है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है फ्रॉड के हवाले से। ये इंट्रोडक्शन दे रहा है हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में। इसके बाद हमें बता रहा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या हमने परफॉर्म करने हैं। जैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ना, उसी तरह स्पेसिफिकली फ्रॉड से रिलेटेड अगर रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि जिस क्लाइंट का हम ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं उसमें फ्रॉड होने का कितना चांस है, तो फ्रॉड के रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टू फ्रॉड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, वो हम स्टडी करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्रॉड से रिलेटेड ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, रिस्क ऑफ फ्रॉड सामने आए तो क्या करना है, फ्रॉड कंफर्म हो जाए तो क्या करना है। और फिर कह रहे हैं मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल एंड ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन। मैनेजमेंट जो फ्रॉड करती है, जब फ्रॉड में कोई मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो और वो अपने बनाए हुए सिस्टम को बाईपास करे फ्रॉड करने के लिए, इसे कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। इसको हमने कैसे एड्रेस करना है ये सीखेंगे। तो बेसिकली ये हमारे कंसेप्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन है, रिस्क असेसमेंट है, रिस्पॉन्स टू रिस्क असेसमेंट कह लें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है, कोर्स ऑफ एक्शन, और फिर लास्ट में अगर मैनेजमेंट किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो या मैनेजमेंट अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रही हो, उस सूरत में हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सबसे पहले आपको बता रहा है मिस स्टेटमेंट की 2 टाइप, मिस स्टेटमेंट गलती 2 टाइप्स, एरर अनजाने में हो जाए, फ्रॉड जानबूझ के किया जाए। हम यहां पे इस स्टैंडर्ड में किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फ्रॉड के ऊपर। फ्रॉड के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, कह रहे हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या है, फिजिकल एसेट्स का हेर फेर, जैसे चोरी कर लेना, एसेट्स को चोरी कर लेना। और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होना। ये फ्रॉड में दोनों तरह के फ्रॉड आएंगे, कौन कौन से, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स भी और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल। कौन सी तरह के फ्रॉड आएंगे बोले जरा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स भी और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी। डिस्कशन के दौरान में हमें इसकी एग्जांपल दोनों की देता है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या है, जैसे एम्बेजलिंग रिसीट्स, जो कैश आया है वो दाएं बाएं कर लेना, अपनी जेब में डाल लेना, ऑर्गेनाइजेशन का कैश। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, फिक्टिशियस एंट्रीज रिकॉर्ड करना। सिर्फ एक एग्जांपल के साथ दोनों में आपको फर्क समझा रहा हूं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है कि एक्चुअली फिजिकली जो एसेट एग्जिस्ट कर रहा है उसको चोरी कर लेना। और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। अच्छा, जब फ्रॉड की 2 टाइप्स बता दी, उसके बाद उसने कहा जरा गैस कीजिए ऑडिटर के लिए कौन सी तरह का फ्रॉड ज्यादा रेलिवेंट है या ज्यादा कंसर्न ऑडिटर किससे, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से, क्योंकि इसका इंपैक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, जो छोटी मोटी चोरी चकारी तो आपको पता है वो तो होती रहती है, वो तो हर बिजनेस में इनएविटेबल एक तरह से कह लें। ठीक है, कुछ बिजनेस में ये रिस्क ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। मसीह में नमाज पढ़ने जाए जूती चोरी हो जाती है, ये भी तो एक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है। ठीक है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी, खासतौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिटेल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डील कर रही हो, उनमें चोरी चकारी का चांस ज्यादा। स्टैंडर्ड कहता है नो डाउट ये भी एक रिस्क ऑफ फ्रॉड है। एज ऑडिटर हमने मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स को भी असेस करना है, इस रिस्क को, लेकिन इसका ओवरऑल कंपैरिजन करें ना, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की निस्बत कम है इफेक्ट इसका, इसलिए कि मैनेजमेंट ने खुद भी कंट्रोल्स लगाए होते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन जो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इसमें नॉर्मली मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होती है, इसलिए एज ऑडिटर हमारे लिए ज्यादा रिस्की क्या है, फ्रॉडलेंट। और ये अगर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो ना, इसका साइज भी मिलियंस बिलियंस में होता है, जबकि मिस एप्रोप्रिएशन का हो सकता है थाउजेंड्स में हो, हंड्रेड्स में हो। तो एज ऑडिटर हमारे लिए वैसे तो दोनों ही रेलिवेंट है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लेकिन ज्यादा फोकस, ज्यादा कंसर्न हमारे लिए कौन सा टाइप ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसलिए आप देखेंगे जो आगे वो डिस्कशन कर रहा है वो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की डिस्कशन ज्यादा कर रहा है। अच्छा, एक काम आपने ये करना है कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कम से कम जो एग्जांपल्स हैं इनको पढ़ लेना है तसल्ली से एक एक। ठीक है, केस स्टडी में हो सके तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की भी पढ़ लें, लेकिन ज्यादा अहम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है। ये केस स्टडी में इस कंसेप्ट को यूज कर सकता है। फिर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, इसमें ये बता रहा है कि असल में रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने की होती है। तो इसलिए पॉसिबल है कि कोई फ्रॉड हो जो ऑडिटर डिटेक्ट ना कर सके, खास तौर पे जब उस तरह के फ्रॉड करने में सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से क्लूइंग को इस्तेमाल किया गया। फ्रॉड के हवाले से ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, क्या करना चाहिए ऑडिटर को,
हमने ये तो बता दिया कि हर फ्रॉड को डिटेक्ट करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं। खास तौर पे क्या ऐसा पॉसिबल है कि मटेरियल फ्रॉड भी ऑडिटर डिटेक्ट ना कर सके? बिल्कुल पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि खास तौर पे जब फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स या कोलिजन के जरिए किया जाता है उसे हम ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर। तो फिर कहता है अच्छा फिर फ्रॉड के हवाले से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? फ्रॉड के हवाले से 3 काम ऑडिटर ने करने हैं। अगर ये 3 काम कर लिए तो समझा जाएगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी फ्रॉड के कंटेक्स्ट में। पहला, प्रोसीजर परफॉर्म करे रिस्क को फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर रिस्क को फ्रॉड सामने आ जाए उसको रिस्पॉन्ड करे। तीसरा, अगर इसको फ्रॉड सामने नहीं भी आता रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए तो थ्रू आउट द ऑडिट वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करे, अलर्ट रहे कि किसी भी एरिया में रिस्क ऑफ फ्रॉड सामने आ सकता है। यानी उसने 3 काम करने हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और देखना है कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड सामने आता है कि नहीं। अगर इसको फ्रॉड सामने आए तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, और अगर इसको फ्रॉड सामने नहीं आता थ्रू आउट द ऑडिट अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेगा कि कहीं पे भी फ्रॉड सामने आ सकता है। अब जरा बात करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। ये उसने रूटीन के प्रोसीजर लिखे हैं, मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिस्क फैक्टर। अच्छा, इसमें जहन में रखिएगा, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन वो केस स्टडी बना सकता है। एक वो रिस्क ऑफ फ्रॉड की केस स्टडी बना सकता है, इसको मर्ज कर देगा 315 रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी के साथ। जो हमने रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस किए थे ना, जिसमें प्रोसीजर भी बताते थे, उसमें जो जनरल रिस्क है उनके साथ साथ रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी इंक्लूड कर सकता है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है उसका टेस्टिंग का कि फ्रॉड का सेपरेट क्वेश्चन बनाए जिसमें वो हमसे पूछे कि ये सिचुएशंस हैं इनमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई कीजिए, और अगर फ्रॉड सामने आ जाता है तो बताइए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किसको कम्युनिकेट करना है किसको नहीं। तो जो क्वेश्चन है फ्रॉड वाला, ये कैसे किन 2 तरीकों से टेस्ट कर सकता है? रिस्क असेसमेंट के साथ भी, अलग से भी। रिस्क असेसमेंट के साथ टेस्ट करेगा तो बहुत से दूसरे रिस्क में रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्लूड करेगा, और अगर अलग से इसकी टेस्टिंग करेगा फिर कैसे टेस्ट करेगा? वो हमसे रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने को कहेगा कि बताइए इस क्लाइंट का आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर नजर आ रहा है? और अगर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नजर आया तो वो फर्दर एक्शन हमसे पूछेगा क्या करना है। यानी उस फ्रॉड को एड्रेस करने के लिए जो प्रोसीजर है वो तो परफॉर्म करना ही है, क्या हमने किसी को कम्युनिकेट करना है? अगर हमें ड्यूरिंग ऑडिट पता चल जाए कि कोई फ्रॉड है, कम्युनिकेट करना है या नहीं, किसको कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा, ये वो फैक्टर्स है जिस तरह आपको याद होगा मैंने आपको रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी में बताया था ना लिस्ट, कि ये वो लिस्ट है जो एग्जाम में रिस्क हमसे आइडेंटिफाई करवा सकता है, और फिर उसके आगे हर एक के प्रोसीजर भी बताए थे। रिस्क ऑफ फ्रॉड में गुड न्यूज ये है आपके लिए कि इसमें प्रोसीजर्स अलग-अलग से उसने नहीं बताए, सिर्फ लिस्ट बताई है कि ये वो सिचुएशन है जिनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज होगा। यानी ये जितने भी फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ना लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के हैं, ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हैं, कैटेगराइजेशन की है। फिर फर्दर कैटेगराइजेशन, इंसेंटिव या प्रेशर, यानी मोटिव क्या होता है फ्रॉड करने के लिए, अपॉर्चुनिटी, यानी कब मौका मिलता है लोगों को फ्रॉड का। इसमें खास तौर पे इंटरनल कंट्रोल वीकनेस की बात करता है कि जब कभी आपका इंटरनल कंट्रोल वीक होगा लोगों को फ्रॉड करने का मौका मिलेगा। और एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन की बात करता है कि जो लोग फ्रॉड करते हैं उनका एटीट्यूड किस किस्म का होता है, या वो अपने आप को किस तरीके से अपने एक्ट को रैशनलाइज करते हैं या अपने आप को मुतमिन करते हैं। तो ये है हमारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की कैटेगरीज। उसने सबसे पहले कैटेगरीज को किन 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया? मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉडलेंस। फिर उसके बाद 3 फर्दर हिस्सों में क्लासिफाई किया, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटीज, एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। एग्जाम में वो कैटेगराइजेशन नहीं पूछेगा, नहीं पूछता। एक्सपेक्टेड क्या है? आपको गिवन इंफॉर्मेशन में से ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने होंगे। जैसे रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन में से आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए थे ना, उसी तरह गिवन इंफॉर्मेशन में से ये वाले फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने होंगे। ये प्रोबेबली आपने लिस्ट कैफ लेवल पे पढ़ी होगी, तो जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये याद आ जाएगी। आपने इसको रीड करना है, बल्कि ऐसा करते हैं नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज की ब्रेक कर लेते हैं, मीनवाइल जो स्टूडेंट पहले आ जाएं वो इस लिस्ट को रीड करना है। ये वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं, ये वो इंफॉर्मेशन है, वो चीजें हैं जो अगर हमारी केस स्टडी में आई के आपने इंक्लूड कर दी तो इसका मतलब क्या है, हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि नहीं केस स्टडी में, और अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या डिसाइड करना है, इसको एड्रेस कैसे करें। तो इसको रीड कर ले, फिर ब्रेक लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर हमारे सामने आ जाए किसी ऑडिट क्लाइंट में, हमने इसको एड्रेस कैसे करना है। जी पॉज कीजिएगा जी। तो ये हमारे थे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। अब एग्जाम में टेस्टिंग का तरीकाकार उसका क्या होगा, इन फैक्टर्स को यूज करेगा किसी न किसी केस स्टडी में,
और आपसे पूछेगा इस केस स्टडी में फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अच्छा, ये इसके बाद नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ये भी उसी तरह की लिस्ट है जो कि फ्रॉड को इंडिकेट करती है। इस लिस्ट को आपने रीड करना है, याद नहीं करना, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि केस स्टडी में इस इंफॉर्मेशन को यूज करें तो आप पिक कर लें कि ये फ्रॉड के कंटेक्स्ट में इसकी डिस्कशन हुई थी। ये हमारा कंसेप्ट है आइटर कोर्स ऑफ एक्शन रिलेटिंग टू फ्रॉड, यानी आइटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इसमें उसने दो तरह के कोर्स ऑफ एक्शन बताए हैं, ये आपने ध्यान में रखने हैं। एक है कोर्स ऑफ एक्शन इफ देयर इज ए फ्रॉड रिस्क फैक्टर, अगर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाए तो ऑडिटर ने क्या करना है। देखिए जिस तरह डिफरेंस है ना रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट में और मिस स्टेटमेंट में, ठीक है। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है चांसेस के मिस स्टेटमेंट हो सकती है, जबकि मिस स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ना कोई एरर वगैरह है। उसी तरह रिस्क ऑफ फ्रॉड में और फ्रॉड में डिफरेंस है। रिस्क ऑफ फ्रॉड का मतलब क्या, ऐसे फैक्टर्स जो इंडिकेट करते हैं कि फ्रॉड हो सकता है, और फ्रॉड आइडेंटिफाई होने का मतलब क्या है कि हमें पता चल गया कि ये फ्रॉड हो गया। तो जो ऊपर वाली हेडिंग है ये रिस्क फैक्टर्स अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या करना है, वो प्रोसीजर है। और जो नीचे वाली हेडिंग है कोर्स ऑफ एक्शन इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज ए फ्रॉड या सस्पेक्टेड ए फ्रॉड, ऊपर वाले जो कोर्स ऑफ एक्शन है इसमें फोकस होगा प्रोसीजर्स के ऊपर कि अगर रिस्क फैक्टर सामने आ गया तो ऑडिटर को क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। जबकि जो नीचे वाली लिस्ट है इसका फोकस है कम्युनिकेशन के ऊपर कि अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लिया, पता चल गया ये फ्रॉड है, इस सिचुएशन में ऑडिटर कम्युनिकेशन किस किस को करेगा, ठीक है, किसी किसी को कम्युनिकेशन करनी है। यहाँ पे एक चीज में रखिएगा, जो प्रोसीजर आप जितने भी पढ़ेंगे ना फ्रॉड रिस्क फैक्टर के, अगर आप इनको ऊपर गौर करें तो ये जनरल नेचर के हैं, यानी ये ऐसे प्रोसीजर है जो तकरीबन हर एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है। अगर तो एग्जाम में उसने आपको फ्रॉड रिस्क ऑफ फ्रॉड बताया और बता दिया स्पेसिफिकली रिस्क ऑफ फ्रॉड किस चीज में, जैसे इन्वेंट्री में, प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंट्री, तो आपने कोशिश करनी है कि ये जनरल प्रोसीजर लिखने की बजाय इन रिस्पॉन्स टू रिस्क ऑफ फ्रॉड जो इन्वेंट्री से स्पेसिफिक प्रोसीजर है वो लिखें, या कम से कम जनरल के साथ वो स्पेसिफिक प्रोसीजर भी लिखें। आपको याद है कि सब्सिक्वेंट इवेंट में मैंने आपको ये इस तरह की बात बताई थी कि अगर वो सिर्फ हमसे ये पूछे कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, तो हम बताते हैं कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेक्शन हो गई या नहीं हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीइश्यू हुई या नहीं हुई, ये चीजें। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट डिस्कस कर दे तो हम उस स्पेसिफिक इवेंट के प्रोसीजर भी बताते हैं, याद है ये बात। उसी तरह यहाँ पे भी अगर वो जनरली रिस्क ऑफ फ्रॉड कहे आइडेंटिफाई हुआ तो ये प्रोसीजर है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दे दे कि वो रिस्क ऑफ फ्रॉड किस एरिया में है तो हमने उस एरिया से रिलेटेड प्रोसीजर भी लिखने हैं। नेक्स्ट, अगर फ्रॉड कंफर्म हो गया हमें, या हम अपनी हद तक हमारी तसल्ली हो गई, ऑडिटर की हद तक कंफर्म तो फिर कोर्ट ही करेगी ना, अदालत का फैसला ही करेगा कि किसी बंदे ने कोई फ्रॉड किया कि नहीं। अगर ऑडिटर को ये अपने एविडेंस की हद तक ये पता चल गया कि ये उसने फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लिया है तो वो क्या करेगा, कह रहे ऑडिटर शैल कम्युनिकेट फ्रॉड टू अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट लीस्ट वन लेवल अबव द पर्सन इन्वॉल्वड इन द फ्रॉड, यानी ऑडिटर उसको कम से कम जो लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं उनसे एक स्टेप ऊपर लोगों को कम्युनिकेट करेगा। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट फ्रॉड टू दोज ऑफ द गवर्नेंस, अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट हुई या मैनेजमेंट इन्वॉल्व है उसमें तो ऑडिटर दोज ऑफ द गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट करेगा, यानी मैनेजमेंट को भी फ्रॉड कम्युनिकेट करना है, दोज ऑफ द गवर्नेंस को भी। मैनेजमेंट में किसको करना है, एक स्टेप ऊपर, और दोज ऑफ द गवर्नेंस को कब करना है, अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या फ्रॉड की अमाउंट सिग्निफिकेंट है। क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी से कम्युनिकेट करना है, अगला सवाल में ये आता है। इसका जवाब देखें वो क्या देता है, कहता है ऑडिटर शैल कम्युनिकेट फ्रॉड टू रेगुलेटरी अथॉरिटी ओनली इफ सच कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। रिक्वायर्ड बाय लॉ तो फिर कम्युनिकेट करेगा, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी से कम्युनिकेट नहीं करना। रीजन क्या है इसकी वाला, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। इफ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड देयर आर डाउट, अच्छा ये वाला पॉइंट आपने खास तौर पे ध्यान में रखना है, ये केस स्टडी में यूज होगा, केस स्टडी में यूज होगा। बाज़ औक़ात वो किसी रिपोर्ट की केस स्टडी में आपसे पूछ सकता है कि अगर फ्रॉड हो तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। दो चीजों में पूछता है, फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटी। इन दोनों के में जब कभी किसी भी क्वेश्चन में, ऑडिट के किसी भी क्वेश्चन में कोई फ्रॉड हो या इलीगल एक्टिविटी हो तो ये लाइन जरूर आती है कि इफ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड देयर आर डाउट्स ऑन इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, ऑडिटर में कंसीडर विड्रॉ, ऑडिटर का रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाएगा और ऑडिटर विड्रॉ भी कर सकता है। फिर अगर फ्रॉड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है तो ऑडिटर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी कंसीडर करेगा। जैसे अगर जानबूझ के इन्वेंट्री को ओवरस्टेट किया है फ्रॉडलेंट, तो मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, फिर मॉडिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें हमें वो टेक्निक्स बता रहा है, टेक्निक्स यानी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का मतलब है मैनेजमेंट कैसे फ्रॉड कर सकती है अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड करके। इसमें जो टेक्निक्स है वही टेक्निक्स है जो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है।
रीजन क्या है, ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टेक्निक्स की उसने मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल में बताई है, क्योंकि मैनेजमेंट जब कभी फ्रॉड करने की कोशिश करेगी वो नॉर्मली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट नहीं करती, छोटी मोटी चोरी करने से उन्हें कोई फायदा नहीं है। वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिस उसमें फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। फिर बता रहा है ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। इस रिस्क को कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ये उसने हमें कुछ एग्जांपल दिए कि जनरल एंट्रीज को टेस्ट करें, खासतौर पे ईयर एंड पे जो जनरल एंट्रीज होती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट फेक एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकती है। काउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू करें, इनमें बायस मैनेजमेंट बायस हो सकती है, और जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रूटीन से हटके हैं उनको वैल्यूएट करना है। ये हमारा ISA 240 का एक समझ लीजिए क्विक ओवरव्यू था, जिसमें हमने क्या सीखा, हमने फ्रॉड की टाइप सीखी, हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर सीखे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर सामने आ जाए तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, और अगर फ्रॉड सामने आ जाए, हम फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। फ्रॉड सामने आ जाए तो रिस्पॉन्स क्या होता है, हमने कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को, रेगुलेटरी बॉडीज को, और विड्रॉल को कंसीडर करना है, और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे वैसे तो पूरे इस स्टैंडर्ड में एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की जो लिस्ट है वो मुझे पसंद है, वो केस स्टडी में टेस्ट कर लेता है। और फिर ये जो इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज फ्रॉड है ना, ये जो कम्युनिकेशन वाला सेक्शन, ये 5-6 प्रोसीजर, ये सबसे अच्छे प्रोसीजर, ये केस स्टडी में यूज हो जाते हैं जी। ये था हमारा ISA 240। इसके हवाले से कोई चीज पूछना चाहते हो, कोई फौरी तौर पे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। चलिए यहाँ पे फिर इस वाले स्टैंडर्ड को हम क्लोज करते हैं, पास कीजिएगा और